Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all on the official YouTube channel of ADA 24/7 Regulatory Bodies NSO. तो सबसे पहली चीज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पर काफी सारा दोस्तों फ्री कंटेंट मिलता है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो इसे जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस बात से अवेयर हैं, जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 क्लियर नहीं कर पाते। आपने कई बारी देखा होगा, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो फेज़ 2 के अंदर काफ़ी बेहतर होते हैं, लेकिन वो फेज़ 1 को ही क्लियर नहीं कर पाते। तो उसके रीज़न्स क्या हैं, है ना? वो हम लोग जानेंगे कि भई ऐसा क्या है कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेज़ 1 क्लियर नहीं कर पाते आरबीआई ग्रेड बी का, और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, राइट? तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो आज का रहने वाला है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखो, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है ना? कि हम लोग इसी बात का डिस्कशन आज आज के सेशन में करेंगे कि भाई क्यों 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 क्लियर नहीं कर पाते, जो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो अपना आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है, ये 3 फेज का एग्जामिनेशन है यहाँ पे, है ना? और 3 फेज का एग्जामिनेशन है, तो हमें पता है कि फेज 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और ये सबसे बड़ा हर्डल बना रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए। वो फेज 1 को क्रैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाई इसको तो क्रैक करना ज़रूरी है, और इसी को क्रैक करने के बाद आप लोग जाएँगे फेज़ 2 के अंदर, जो कि आपका 300 मार्क्स का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। देन आप लोग मूव ऑन करोगे किसके ऊपर? इंटरव्यू की तरफ। अब देखिए, कई सारे बच्चे तो एक रीज़न तो उनका ये रहता है कि उनको ये बोल दिया जाता है कि भई फेज़ 1 इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे फिर उसको बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, आपसे किसी पर्सन ने कुछ कम्युनिकेट किया, आप तक फिर किसी और ने कुछ कम्युनिकेट किया, और आप तक क्या बात आ रही है और आप उसको किस वे में लेके चल रहे हो, है ना? वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हो जाती है फिर। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचा करो कि कोई भी फ़ेज़ जो है आपका एग्ज़ामिनेशन का वो हल्का है। आपको उस एग्ज़ामिनेशन को देना है, तो उस जितने भी उसके फ़ेसेज़ हैं और जिन उन फ़ेज़ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना? इसीलिए बच्चे फ़ेज़ 1 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फिर ये सोचते हैं कि चलो फेज़ 1 तो क्वालिफाइंग ये नेचर है, हम पूरा का पूरा फोकस अपना फेज़ 2 के अंदर रखेंगे, इसको 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, है ना? लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। अब देखिए, इसके बाद में अगर आपको पता है कि फेज़ 1 जो है उसमें 3 सब च 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है ना? क्वांट है, रीज़निंग है, और आपका इंग्लिश है, साथ-साथ ही आपका जीए है, ठीक है? देखिए, क्वांट नो डाउट कि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट लेवल के बनते हैं, और ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है, डुएबल है। अगर आप पढ़ोगे उस लेवल तक का तो आराम से बना पाओगे। रीजनिंग के अंदर भी वैसी पार्ट है कि अगर आपकी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अच्छी खासी कमांड है, आपने उस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आप लोग इसको आराम से डील कर लोगे। और इंग्लिश का तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आपने रीडिंग आपकी प्रॉपर है, आप लोग रीडिंग अगर प्रॉपर वे में करते हो, डेली रीडिंग कर रहे हो अच्छे से, तो ये वाला पार्ट आप लोग आराम से क्रैक कर लोगे, क्योंकि इंग्लिश को तो वैसे भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। एंड बात आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की, तो इसे भी आपको प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है, जिसके अंदर ईएसआई, एफएम और करंट अफेयर्स ना, ये तीनों पार्ट्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके, इन पर भी फोकस करना पड़ता है इसमें, है ना? अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़े इस बात को लेकर, तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि क्यों क्लियर क्रैक करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, 99% क्यों नहीं कर पाते फेज़ 1 इसका? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर बात कर ले कॉम्पिटिशन लेवल की, तो अदर जो एग्ज़ामिनेशंस है, जैसे आपका नाबार्ड हो गया, उसके कंपैरिज़न में अगर आरबीआई ग्रेड बी को अगर देखोगे, तो ये इसका कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो बच्चे पहले से क्लर्क हैं किसी बैंक में, या फिर जो पीओ हैं, है ना? या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो कि एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो बच्चे भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, है ना? और जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, वो तो लेते ही लेते हैं। साथ-साथ ही आप ये देखोगे कि इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो किसी बैंक एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? मान के चलो कि 1 साल, 2 साल, या फिर हो सकता है 3 साल से वो किसी बैंक एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो भी इसके अंदर अपीयर्ड होते हैं फिर। और जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ़ आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन करेंगे, हो सकता है वो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका हो सकता है किसी-किसी फ़ेज़ में नहीं हो पा रहा है, कि फ़ेज़ 1 हो गया तो फ़ेज़ 2 नहीं निकल रहे, फ़ेज़ 2 हो गया तो इंटरव्यू से बाहर हो गए, है ना? तो इस तरह के। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किलें तो हैं। लेकिन हाँ, आप लोग भी अगर सिलेबस को कंप्लीट करोगे टाइम से, है ना?
और अच्छे से पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ-साथ उस लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करोगे, तो ये आपके लिए भी आसानी होगी इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो जाएगी कॉम्पिटिशन लेवल। दूसरी बात अगर कर लें इसके अंदर, तो वो होता है क्वांट और रीजनिंग का डर, ठीक है? क्वांट और रीजनिंग का डर, क्योंकि क्वांट में आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 सालों से हम कट ऑफ की बात करेंगे अभी, लेकिन पिछले 2 सालों से अगर देखें तो इसमें 4.5 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है ओवरऑल में से। मतलब 30 नंबर का पेपर होता है और बच्चा इतना भी क्लियर क्लियर नहीं कर पा रहा है। रीजनिंग के अंदर भी अगर देखोगे तो 9 नंबर का जा रहा है, ठीक है? और रीजनिंग तो 60 नंबर की होती है। 60 में से बच्चा 9 नंबर क्लियर नहीं कर पा रहा है। मतलब कहीं न कहीं फाउंडेशन लेवल में आपको दिक्कत आ रही है इसके अंदर, और आप लोग उस लेवल के जो क्वेश्चन्स है बेसिकली वो नहीं बना पा रहे हो उसमें, ठीक है? तो क्वांट और रीजनिंग के अंदर उस लेवल के क्वेश्चन्स को लगाना, उस तरह की उस लेवल की पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, ठीक है? हम इसके लिए आपको बुक भी सजेस्ट करेंगे, मतलब कौन-कौन सी बुक्स में आपको आरबी ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएँगे और किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों का पेन पॉइंट बना रहता है क्वांट और रीजनिंग। तो दोस्तों इसको फाउंडेशन लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर ग्रेड बी के अंदर आपको क्वालीफाई करना है फेज़ 1 को, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात अगर कर ले किसकी, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की। तो देखिए जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है ना? ठीक है। बच्चों से कहा जाता है भाई तुम साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ो। भाई क्यों पढ़ना है करंट अफेयर्स साल भर का? राइट? आप लोग देखो 6 मंथ, और अगर एग्जामिनेशन नजदीक है तो फिर 3 मंथ, है ना? और खूब से खूब अगर करना है तो 3 to 4 मंथ, बस इतना सफिशिएंट होता है आपका करंट अफेयर्स। लेकिन इसके साथ साथ ही जैसे ईएसआई वाला पार्ट है, तो आपको ईएसआई का करंट करंट अफेयर्स कंप्लीट करना जरूरी है। एफएम जो है, तो एफएम का करंट अफेयर्स आपको क्रैक करना जरूरी है, ठीक है? तो ईएसआई हो गया, एफएम हो गया, इनका करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? और देखो इसके साथ साथ ही अगर हम बात कर ले, ठीक है? इसके साथ-साथ ही अगर बात कर लें, तो आपको जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, इनको भी विज़िट करना ज़रूरी है, उसके भी लास्ट में आपको बताएँगे। और देखो करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है दोस्त। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं, है ना? अगर पिछले 2 सालों की बात अगर करें कट कट ऑफ को लेकर, तो इसमें सिर्फ 12 नंबर का कट ऑफ जा रहा है, ठीक है? और देखिए करंट अफेयर्स में तो ऐसा है कि जितना टाइम आपको मिलता है ना, उस उतने टाइम के अंदर बच्चे पूरे क्वेश्चंस को रीड भी नहीं कर पाते हैं, है ना? इस बात के पे आप लोग ध्यान रखें। तो इस करंट अफेयर्स के अंदर भी मतलब जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है आपका, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, सिलेक्टिव रहना है क्वेश्चंस को लेकर, है ना? बच्चे इस ट्रैप में भी फँस जाते हैं एक तरह से, इसका भी कट ऑफ वो क्लियर करने में मुश्किलें आती हैं उनको मेनली, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर भी आपको क्या करना है कि सिलेक्टिव रहना है चीज़ों को लेकर। चीज़ों को लेकर सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए कि जब 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन में मिलता है, तो उसके अंदर जो जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके पास, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इन 80 क्वेश्चंस को 25 मिनट्स के अंदर आप खुद लॉजिकल अगर सोचिए, क्या रीड करना भी पॉसिबल है? रीड करना भी पॉसिबल है? 25 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चंस पढ़ना है। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। और रीड करना तो है, साथ-साथ ही आपको सोचना है, उसके ऑप्शंस को रीड करना है, क्योंकि 5 ऑप्शंस आपके पास भी होंगे, उनको देखना है कि भाई कौन-सा आपका आंसर बन पाएगा इसके अंदर से, है ना? तो बड़ा मुश्किल होता है इसलिए। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि भई आप लोग को सिलेक्टिव रहना है चीज़ों को लेकर। आप इसमें कोई अगर आपको बोले कि आप जीए के अंदर 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो मतलब पूरी तरह से बेवकूफ आपको बना रहा है। भई नहीं कर सकते। इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना? हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, तो नो डाउट कि 40 35-40 तक का हम स्कोर एक तरह से मान सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, कि भई 35 से 40 मार्क्स आप इतने क्वेश्चंस आप रीड कर पाओगे। ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है 25 मिनट के अंदर, है ना? तो उसी चीज़ को लेकर अपन चलेंगे और उसी चीज़ को आपको भी लेकर चलना चाहिए, राइट? ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इसके अलावा आपको ये पता है कि ये टाइम ड्यूरेशन अगर एक बार हम आपके साथ अगर शेयर कर लें कि टाइम ड्यूरेशन किस तरह से बनेगा आपके पास में, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जैसे कहा कि 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स और 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। क्वांट की अगर बात कर ले तो 30 क्वेश्चंस हो गए आपके पास में और मैक्सिमम मार्क्स 30 है, 25 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। सेम इंग्लिश की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चंस, 30 मैक्सिमम मार्क्स और 25 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। रीजनिंग सेक्शन अगर देखोगे तो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 20 45 मिनट्स। तो आप खुद देखिए, जीए के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो अपना टारगेट उस अकॉर्डिंग लेके चलो स्टार्टिंग से, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि 35 से 40 तक का अगर लेके चलोगे, और अगर इससे थोड़ा सा कम भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन के साथ साथ ओवरऑल पर भी फोकस करना पड़ेगा, है ना? तो इतना स्कोर अगर लेके चलोगे स्टार्टिंग से, तो बेस्ट होगा। आप लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहोगे खुद से, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जामिनेशन में, राइट? क्वांट 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में भी नहीं मिलते आपको। आपको 25 मिनट्स है। 25 मिनट्स के अंदर 35 30 क्वेश्चंस क्वांट के,
रीड करना भी पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए, है ना? तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि भैया हमें लिमिटेड चीज़ें करनी है, हमें सब पर फ़ोकस नहीं करना पूरी तरह से। रीज़निंग के अंदर भी आप देखिए ना 45 मिनट मिल रहे हैं आपको और 60 क्वेश्चन्स आपके पास है। 60 क्वेश्चन्स के अंदर उसमें पज़ल भी होगी, सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, है ना? तो यहाँ पर भी अपन सारे क्वेश्चन्स तो रीड नहीं कर पाएँगे, ना कर पाएँगे, ना ही सॉल्व भी कर पाएँगे। अगर किसी को आता भी होगा, तब भी वो नहीं कर पाएगा इतना, है ना? तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्वेश्चन्स को लेकर क्या रहना, सिलेक्टिव रहना है बेसिकली। अब दोस्तों देखिए, पिछले अगर 3 साल की अगर बात कर ले अपन लोग, है ना? 2021 की अगर बात कर ले, 2022 की और 2023 की, तो अब देखिए कट ऑफ कितना जा रहा है। 200 मार्क्स में से 200 नंबर का पेपर होता है और 200 नंबर में से 66.75 गया था 2021 में, 63.75 गया था 2022 में, 54.25 गया था आपका 2023 में। तो अब देखिए कट ऑफ जो है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल क्या हो रहा है, हर साल इंक्रीज होते चल रहा है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग लेके चलनी है। अच्छा, कट ऑफ को लेकर देखो, पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि कट ऑफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि कट ऑफ कितना कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा सर, कि पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था, इससे इट डजंट मैटर। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने हमें हमारा प्लान ये रहता है कि भाई आपको पूरा पूरा अपना 100% देना चाहिए सब्जेक्ट्स में। ठीक है, आप अपना 100% दो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, दैट्स इट। कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी एक बार अगर कट ऑफ का ओवरव्यू एनालिसिस भी करते हो आप लोग, तो कट ऑफ को अगर गौर से देखोगे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है ना? जिस आपसे कहा था कि जनरल अवेयरनेस 12-12 नंबर गई है ना? पिछले 2 साल से, और 21 में गई थी 16 नंबर। रीजनिंग की अगर बात कर ले तो पिछले 2 साल से 9 नंबर की कट ऑफ गई है 30 में से, और इसके पहले 12 नंबर गई थी। इंग्लिश और क्वांट की अगर बात करोगे तो दोनों ही सालों में 4.5 गई कट ऑफ आप लोगों की, और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 6 नंबर की कट ऑफ आप लोगों की गई है ना? तो ये सेक्शनल कट ऑफ के साथ-साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, है ना? तो बच्चे कई बार तो इस ट्रैप में फँस जाते हैं कि सर मैं सेक्शनल कट ऑफ की वो माइंड में रखते हैं कि बस इतना स्कोर करना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई साहब ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए ना 2022 और 2023 में अगर कंपेयर करोगे आप लोग, तो ओवरऑल कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला है ना? तो इसलिए हमें प्रिपरेशन अपनी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए कि मुझे सेक्शन तो निकालना ही निकालना है, साथ-साथ ओवरऑल पर भी फोकस करना है। तो इसलिए अपना 100% देना है आपको सब्जेक्ट्स में। मतलब जितना आप दे सकते हो उतना आपको पूरा अपना पूरे अपने एफर्ट्स देखने हैं। फेज़ 2 में तो दीजिए नो डाउट, लेकिन फेज़ 1 को भी अगर क्लियर करना है तो इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी जितनी फेज़ 2 को आप देते हैं। ठीक है? तो एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा होता है कि जिस वजह से बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। अब देखिए, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा लोड ना लें, दूसरों से कंपेयर ना करो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिए। अपने आप को एक टाइम दीजिए, और टाइम देना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, और प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है विद उस लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम की डिमांड होती है ना? ठीक है, चलिए। अब देखिए एक बात आपको और बता दें कि अगर अगर अपन आरबी ग्रेड बी की अगर बात कर ले, तो आरबी ग्रेड बी में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आप लोग बोल सकते हो कि एसबीआई पीयू जो है उनका मेंस, है ना? या फिर आप लोग बोल सकते हो आईबीपीएस पीयू जो होता है, आईबीपीएस पीयू जो होता है इनका मेंस, इनके जो मेंस के एग्जामिनेशन है ना? या फिर कहीं ना कहीं आप आरआरबी को भी ले सकते हो, आरआरबी पीयू, ठीक है, इनके मेंस के एग्जामिनेशन। तो इनके मेंस के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे आरबी ग्रेड बी में आपको देखने को मिलते हैं, है ना? आप क्लर्क मेंस को भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? उस लेवल की चीजें भी आपको इसके अंदर मिलेगी। मतलब ये मानो कि जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उनके जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आपको आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है अपना। सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको ये नहीं सोच सकते कि मैं थोड़ा-सा कर लूँगा और मेरा हो जाएगा, नहीं। आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है आपको आपका इस प्रिपरेशन में। तो किसी तरह से हम हमें अपने मतलब अपने एंड से किसी तरह की यार कोई लापरवाही नहीं करनी है एक तरह से, है ना? आपको पूरे अपने एफर्ट्स लगाने हैं इसमें। पीवाईक्यूज़ को प्रॉपर वे में सॉल्व करना है, जहाँ जितने भी पीवाईक्यू आपको मिल पाए। देखो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर अगर विज़िट करोगे, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे पीवाईक्यू मिल जाएँगे, है ना? जो आरबीआई ग्रेड बी में पूछे गए हैं, राइट? तो पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहीं से आइडिया लगता है अपने को कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे लेवल के क्वेश्चंस की अपने को प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बात कर ले क्वांट सेक्शन की, तो दोस्तों क्वांट को आपको बेसिक से लो लेवल के क्वेश्चन से एकदम लो लेवल के क्वेश्चंस लगाइए, वहाँ से फिर मिडिल और फिर टॉप। तो इस तरह से क्वांट को प्रिपेयर करना है। आपको एकदम से आप यहाँ नहीं जंप कर सकते। आपको हमेशा अपने आप को क्या देना पड़ेगा, एक तरह से टाइम देना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, ठीक है? तो हमेशा एक बात ध्यान रखो गोरे। ओके दोस्तों,
तो हर लेवल पर आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, हर सब्जेक्ट के अंदर भी, है ना? कि आप लो लेवल से शुरुआत करिए, टॉप लेवल पर लेके जाइए। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहली बात तो आपसे कहिए कि जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग क्वांट का सिलेबस अगर देखोगे दोस्त, तो क्वांट का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसे आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, राइट? आप कहाँ से कवर कर सकते हैं आप लोग मेनली? तो देखिए, आप लोग दक्ष क्वांट ये बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है ना? और आप देखोगे आरबी ग्रेड बी के लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है। लेकिन दक्ष क्वांट के अंदर वो चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसे आरबी ग्रेड बी के अंदर पूछी जाती है। तो ये बुक आप प्रैक्टिस के लिए प्रेफ़र कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा आप लोग Y710S, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस बुक में एनरोल कर पाओ, इसको ले पाएँ आप लोग, है ना? इसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है? दूसरी बात, आप डीआईज़ के लिए अगर बुक सर्च कर ले तो अंडर 24/7 की जो बुक है डीआई की, ये आप लोग ले सकते हो। और दोस्तों, आज तो बुक्स पर भी सेल चल रही है ना? ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड आपको यूज़ करना है Y710S, तो आप लोग इन बुक्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप आराम से ले सकते हो। और बेस्ट बुक है दोस्तों, हमने पूरी रिसर्च करी इस बुक के बारे में, देखा है हमने, ठीक है? राइट? तो ये बढ़िया बुक है, आप इसको ले सकते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग को भी आप इसी तरह से लेके चलेंगे आगे, है ना? लो लेवल से लेके टॉप लेवल तक लेके जाना है, ठीक। और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है चैंपियंस रीजनिंग, इसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में, है ना? आप लोग आप आराम से अपनी रिसर्च कर लो इन बुक्स को लेकर, ठीक है? अगर इनसे बेहतर आपको बुक मिलती है तो आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हो, राइट? अदरवाइज ये बुक बेस्ट है दोस्तों, ठीक है? सेम रेफरल कोड इसके अंदर भी आपको यूज करना है, Y710S। इन बुक्स के अंदर ना, जैसे सौरभ सर की ये बुक जो है, इसके अंदर क्वेश्चंस की हायरार्की बहुत प्यारी है। और आपको एक लेवल, मतलब जो आप डिजर्व, मतलब आपको जो चाहिए, वो हर लेवल के क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेंगे, है ना? पूरी की पूरी मतलब बुक जो है बेस्ट है, राइट? चलिए, उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले अपन दूसरे सब्जेक्ट्स की, और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे दोनों ही चाहिए, तो इन दोनों को आप कॉम्बो पैकेज भी आपको अवेलेबल है, ठीक है? रेफरल कोड बस ध्यान रखिएगा कि Y710S यूज करके आप इनका कॉम्बो भी ले सकते हैं, है ना? लेना चाहे ना लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, राइट? उसके अलावा इंग्लिश के लिए तो देखिए, इंग्लिश के लिए हमने कहा कि आप थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट पर काम कर लो, है ना? है ना? अपनी एरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी अपनी, है ना, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए आप लोग जितना रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, है ना? एस रीजनिंग आप लोग ले सकते हो बिल्कुल इंग्लिश के लिए, राइट? उसके बाद दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको भाई जो भी स्टैटिक वाला पार्ट है वो तो चेंज होता नहीं है। तो स्टैटिक वाले पार्ट के लिए आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? बच्चे नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है? नोट्स प्रिपेयर करिए उनके, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है उसके लिए, राइट? उसके साथ साथ ही आप लोग अपने नोट्स और कहाँ कहाँ से बना सकते हो, वहाँ कहाँ कहाँ से बना सकते हो आप लोग, द हिंदू हो गया, है ना? उसके अलावा जो मतलब मंथली जो मैगज़ीन आती है करंट करंट अफेयर्स की, पीआईबी वेबसाइट्स होगी, इन पीआईबी वेबसाइट को विज़िट करना ज़रूरी है। और जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, उनको भी विज़िट करना ज़रूरी है। वहाँ पर जो भी अपडेट्स होते हैं, जो व्हाट्स न्यू जो होता है, सेक्शन होता है, उसको रीड करो अच्छे से, है ना? साथ-साथ ही आपको आरबीआई की जो वेबसाइट है, दोस्तों इस पर विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये आप लोग अलग-अलग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई पेड बैच है, तो वहाँ तो जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं, वो बताते ही हैं आपको कि भई क्या करना है, क्या नहीं करना है ना? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, राइट? ठीक है? तो ये आपको विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन्स आपके फ्रेम ज़रूर होते हैं दोस्तों, आरबीआई वेबसाइट से, क्लियर है? और अगर आप लेना चाहें तो ये आरबीआई की जो ग्रेड बी वाली जो बुक है, फेज़ 1 की, ये आप ले सकते हैं, है ना? रेफरल कोड आपको सेम ही यूज़ करना है, राइट? ठीक है? चलिए। और दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न जो होता है ना, हम प्रॉपर प्राइम टाइम प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो उसका सीक्वेंस ये रहना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्विज़ेज़, मिनी मॉक्स, आप लोग जाएँगे सेक्शन मॉक्स के ऊपर, और देन आप लोग को मूव ऑन करना फुल लेंथ मॉक पर, ठीक है? और एक बात और, भैया वेट नहीं करना है। नोटिफ़िकेशन का बिल्कुल वेट नहीं करना है। अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर देखिए, सीबी का तो पोस्टपोन हो गया सर, आरबीआई भी पोस्टपोन हो जाएगा, है ना? नाबार्ड भी पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नोटिफ़िकेशंस आने तय हैं, राइट? ठीक है? तो हमें अपनी प्रिपरेशन में पूरी तरह से लगे रहना है, ठीक है? जिस हिसाब से आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू करते चलिए। जो भी आपका स्टडी प्लान बना है, जो भी आपने अपना शेड्यूल फिक्स किया है, ठीक है? वो शेड्यूल को वैसे ही आप फॉलो करते चलो, उसमें किसी तरह की कोई ढिलाई मत करिएगा कि अभी एग्ज़ामिनेशन नहीं आ रहा है, फिर किसी तरह की नेगेटिविटी लाने की ज़रूरत अपने अंदर नहीं है, ठीक है? जो शेड्यूल बना है उसको फॉलो करते चलिए, दैट्स इट, ठीक है? क्योंकि आपने भी सुना होगा कई बार, मतलब कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो यार, ठीक है? आप अपने एफर्ट्स करते चलिए, रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही, कभी भी आपके जो एफर्ट्स अगर राइट डायरेक्शन में, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा उसमें, राइट? ठीक है? डिसिप्लिन, रेगुलरिटी बिल्कुल मेंटेन करते चलिए आप लोग अपने एग्जामिनेशन तक। और आरबीआई ग्रेड भी काफ़ी बड़ा एग्जामिनेशन है दोस्त, राइट? तो इसमें की प्रिपरेशन में किसी तरह की, मतलब कोई भी आप लोग गलती नहीं कर सकते एक तरह से, है ना? ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। बाकी फिर लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी है, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर आपको कोई पेड भी चाहिए, तो दोस्तों बैंक महापेक प्लस जो है,
ये अड्डा 24/7 का बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आप लोग को चाहिए होती है, किसी भी एस्पिरेंट को, लाइव क्लास, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ई-बुक्स, है ना? उसके साथ-साथ फेस टू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपका, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस, मतलब हर वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, राइट? बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन और रेगुलेटरी बॉडीज के भी सारे एग्जाम इसमें। रेफरल कोड ध्यान रखिएगा, Y710 आपको यूज करना है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाए इसमें। ओके, चलो दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो होपफुली आपको बातें सारी क्लियर होगी, बस हमें अपने एफर्ट्स करते चलना है और प्रिपरेशन में लगे रहना है, दैट्स इट। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर।